मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एम्पायर की नींव सरकने लगी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की मिसाइल स्ट्राइक्स ने उस जॉर्डन को भी हिला दिया है जिसे वॉशिंगटन का सबसे पक्का और भरोसेमंद पार्टनर माना जाता था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की सुपर पावर रणनीति अब गल्फ और अरब देशों में एक बड़ी बगावत को जन्म दे रही है? आज हम मिडिल ईस्ट के उस जियोपॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं जहां ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, यूएस की दिखावा वाली ताकत और अरब देशों के भड़कते पब्लिक एंगर ने पूरे इलाके को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीते दिनों में जॉर्डन, ईरान, यूएस और गल्फ देशों के बीच जो घटित हुआ है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि जॉर्डन ने यूएस मिलिट्री को अपनी जमीन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। लेकिन दर्शकों, इस दावे के पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स और जमीनी हकीकत क्या है? जॉर्डन की आवाम में तो गुस्सा है, लेकिन क्या किंग अब्दुल्ला II अब वॉशिंगटन के सामने झुकने से इनकार कर देंगे, या तेहरान की स्ट्रैटेजिक चाल ने यूएस मिलिट्री बेसिस को पूरे रीजन में एक बोझ बना दिया है? आइए इस पूरी कहानी की एक एक परत को समझते हैं। इस कहानी की सतह से तह तक जाते हैं। रडार पर अमेरिकन ठिकाने हैं और अमान में सुलगती बगावत। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन के आसमान में गरजती ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, खासकर मुवाफाक साल्टी एयरबेस और प्रिंस हसन एयरबेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। ये कोई आम हमला नहीं था। तेहरान ने दुनिया को ये साफ संदेश दिया कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम्स, चाहे पेट्रियट हो या थार्ड, ईरान की प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स के आगे कंप्लीटली फेल हो चुकी है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ड्रोन हैंगर्स और रीजनल कमांड सेंटर्स को सीधे निशाना बनाया है। और असली धमाका सिर्फ आईआरजीसी की मिसाइल से नहीं हुआ है, बल्कि जॉर्डन की सड़कों पर और उनके पॉलिटिकल कॉरिडोर्स के अंदर आया है। जॉर्डन के इतिहास में पहली बार सैकड़ों सीनियर पॉलिटिशियंस, पूर्व सांसद, टॉप लॉयर्स, ताकतवर ट्राइबल लीडर्स ने एक साथ आकर एक खुला पत्र जारी किया है। संदेश ये था कि अमेरिकन फौज को जॉर्डन की जमीन से फौरन बाहर निकालो। जॉर्डन के लोग और वहां के लीडर्स के लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल की अग्रेसिव वॉर पॉलिसीज की वजह से जॉर्डन बेवजह ईरान के निशाने पर आ गया। जब वॉशिंगटन जॉर्डन की सॉवरेन लैंड और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर प्रेशर बनाने या इजराइल के डिफेंस के लिए करता है, तो तेहरान का मिलिट्री रिस्पॉन्स आना तय है। नतीजा ये है कि जॉर्डन के आम सिटीजन्स खौफ के साए में जी रहे हैं। उनकी नेशनल सॉवरेनिटी तार तार हो रही है और उनकी इकोनॉमी और टूरिज्म कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या जॉर्डन की सरकार ने यूएस ट्रूप्स को सचमुच देश से भगा दिया है? जमीनी सच्चाई सोशल मीडिया के हाइप से थोड़ी अलग है, लेकिन अमेरिकन एम्पायर के लिए खतरनाक तो उतनी ही है। ऑफिशियली तो जॉर्डन की सरकार ने अभी यूएस आर्मी को बाहर निकालने का फॉर्मल ऑर्डर नहीं दिया है। जॉर्डन में आज भी हजारों अमेरिकन सोल्जर्स तैनात हैं और ये देश यूएस सेंट्रल कमांड का एक सबसे जरूरी लॉजिस्टिकल हब माना जाता है। तो फिर बगावत और ट्रूप्स निकलने की खबर क्यों फैली? खबर इसलिए फैली क्योंकि जॉर्डन के रॉयल फैमिली और सरकार के खिलाफ पब्लिक एंगर अब डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II एक ऐसे धर्म संकट में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन है जो जॉर्डन को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देता है। जॉर्डन का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बजट और उनकी मिलिट्री सेटअप इस अमेरिकन डॉलर पर ही टिकी हुई है। यानी दर्शकों, जॉर्डन का चूल्हा अमेरिका के पैसों से ही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी जमीनी जनता है जो यूएस और इजराइल के नेक्सस को अपने वजूद के खिलाफ मानती है। जब जॉर्डन की पार्लियामेंट में एक एमपीज ने मारे गए यूएस सोल्जर्स के लिए कॉन्डोलेंस मोशन रखने की कोशिश की, तो पार्लियामेंट के अंदर एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। मल्टीपल एमपीज ने चिल्ला चिल्लाकर वॉशिंगटन पर इनोसेंट लोगों के कत्ल का आरोप लगाया और बिल को रद्द कर दिया। यानी जॉर्डन के अंदर अब गुस्सा भर गया है अमेरिका के खिलाफ। एक और बात आपको बता देता हूं, जॉर्डन के अंदर कई लोग पैलेस्टीन ओरिजिन से आते हैं और वो तो भरे बैठे हैं इजराइल और यूएस के खिलाफ गुस्से से।
ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जॉर्डन की जमीन पर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस अब वहां की लोकल मोनार्की के लिए आत्मघाती बन चुके हैं। अब वहां के राजा को अपनी जनता की सुननी पड़ेगी, वरना जनता राजा से भी खफा हो सकती है। इस जियोपॉलिटिकल गेम का दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है डोनाल्ड ट्रंप का अग्रेसिव रुख और उसके बाद गल्फ देशों में फैला दहशत का माहौल। जॉर्डन में यूएस बेसिस पर हुए IRGC अटैक्स के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने अंदाज में सख्त बयान दिया। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करेगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। और उसके बाद यूएस एयरफोर्स ने सऊदी अरेबिया की हेल्प से इराक में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर हेवी एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। लेकिन ट्रंप इस अग्रेसिव डिस्प्ले ऑफ पावर से गल्फ के अरब देश सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत और कतर राहत महसूस करने की बजाय और ज्यादा डर गए हैं और ज्यादा दहशत में हैं और ज्यादा घबरा गए। वजह बिल्कुल साफ है। तेहरान ने पहले ही एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि जो भी अरब देश अपनी जमीन या अपनी एयर स्पेस अमेरिकन मिलिट्री को ईरान पर अटैक करने के लिए देगा, IRGC उस देश के ऑयल व्हील्स, रिफाइनरीज, पोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक एसेट्स को टारगेट करेगी। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के पास हर अरब देश की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनटों में तबाह करने की क्षमता है। और अब सारा मिडिल ईस्ट, चाहे वो UAE हो, कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, चाहे कतर हो, सबको पता है कि ईरान हमारी इकोनॉमी को मिट्टी में मिला सकता है। सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देशों ने कितने ही सालों तक वॉशिंगटन को अपनी सिक्योरिटी गारंटी मानकर अपने यहाँ अमेरिकन बेसिस बनाने दिए, लेकिन आज वही रूलर्स देख रहे हैं कि ये US बेसिस उन्हें सिक्योरिटी देने की बजाय खुद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्राइमरी टारगेट बन रहे हैं। गल्फ मोनार्क्स अपनी $1 ट्रिलियन ऑयल इकोनॉमी को वॉशिंगटन की जंगी जुनून की आग में नहीं झोंकना चाहते। यही वजह है कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान साफ कह दिया कि वो मजीद एस्केलेशंस नहीं चाहते और डिप्लोमेटिकली इस जंग को तुरंत रोका जाए। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट की माने तो तेहरान की जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री प्लानिंग बिल्कुल मास्टर क्लास रही है। ईरान को कभी ये ज़रूरत ही नहीं थी कि वो अमेरिका को एक फुल स्केल कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर में आमने सामने आकर हराए। ईरान की असली स्ट्रैटेजी हमेशा से एसिमेट्रिक डोमिनेंस की रही है। गल्फ और अरब देशों के रूलर्स को इतना अशक्त और इनसिक्योर कर दो और उनकी जनता को US हेजोमेनिक पॉलिसीज के खिलाफ इतना संगठित कर दो कि ये अरब सरकारें खुद US फोर्सेस को पैकिंग करने पर मजबूर कर दे, अपने देश से उखाड़ फेंके। और अब जॉर्डन की आवाम ईरान के साथ है। जॉर्डन में आज ठीक वही हो रहा है जो तेहरान के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट ने सोचा था। जॉर्डन की पब्लिक को अब लगता है कि उनकी सरकार ने अपने नेशनल प्राइड और सिक्योरिटी को वॉशिंगटन के डॉलर्स के आगे बेच दिया है और उनके मुल्क को किसी और की जंग में धकेल दिया है। जी हां दर्शकों, जॉर्डन का आम नागरिक थोड़ी सेफ है। ईरान कभी भी मिसाइल दाग सकता है, उनके आम बच्चे डरे हुए हैं। अगर जॉर्डन में पब्लिक एजिटेशन और ज्यादा वायलेंट या बड़ा होता है तो किंग अब्दुल्ला के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो वो अपनी जनता पर फायरिंग करवाकर अपनी ही गद्दी को खतरे में डाले, या फिर वॉशिंगटन को साफ कह दे कि उनका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अब जॉर्डन में खत्म किया जाए। तो क्या अरब और गल्फ देश वॉशिंगटन से खुलकर बगावत करेंगे? जर्नलिस्टिक लेंस से देखें तो ये कोई अचानक होने वाला मिलिट्री क्लैश नहीं होगा। गल्फ देश वॉशिंगटन के खिलाफ डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो अमेरिका के यूनिलैटरल डिक्टेट्स को फॉलो करने से इनकार कर रहे हैं। वो US बेसिस के ऑपरेशनल राइट्स पर सेवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तेहरान के साथ बैक चैनल इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस बढ़ा रहे हैं और चाइना और रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि अमेरिका का मोनोपोली कंप्लीटली एंड हो सके। जॉर्डन में जो आग सुलग रही है वो पूरे मिडिल ईस्ट की नई मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रियलिटी है। US की सुपर पावर स्टेटस अब सिर्फ व्हाइट हाउस के प्रेस स्टेटमेंट और मीडिया रेटरिक तक लिमिटेड लग रहे हैं, जबकि जमीन पर ईरान की प्रिसाइज मिलिट्री कैपेबिलिटी और अरब पॉपुलेशन का एंगर अब US मिलिट्री बेसिस की नींव्स को हिला चुका है। वॉशिंगटन ने अगर इस बदलते हुए जमीनी मिजाज को इग्नोर किया तो वो दिन दूर नहीं जब जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और UAE जैसे पुराने साथी भी साफ लफ्जों में बोल देंगे कि भैया अमेरिका, आप हमारी जमीन से भाग जाइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सुप्रीमेसी कार्ड आखिरी गिनती गिन रहा है।
ईरान ने गल्फ में अमेरिकन सुपर पावर की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस शेख ईसा एयर बेस पर ऐसा स्ट्राइक किया है जिससे पेंटागन तक सन्नाटा फैल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान के आराश कामिकाजे ड्रोन्स ने बहरेन में बैठे यूएस नेवी के फिफ्थ फ्लीट के पूरे नेविगेशन और रेडार इकोसिस्टम को एक झटके में ही पैरालाइज कर दिया है। यानी यूएस का पूरे मिडिल ईस्ट पे जो कंट्रोल करती थी नेवी की फिफ्थ फ्लीट, वो अब बेबस हो गई है। दर्शकों, इस इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और मनामा तक पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हिला कर रख दिया है। पर्शियन गल्फ की हवाओं में अब सिर्फ बारूद और वार्निंग सायरन्स की आवाज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के अंडर बहरेन के शेख ईसा एयर बेस को डायरेक्टली टारगेट किया है। शेख ईसा एयर बेस कोई आम एयर बेस नहीं है। यह अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्शन का मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। ये बेस होस्ट करता है यूएस एयरफोर्स के हेवी रेकन एयरक्राफ्ट्स को, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस हब्स को और सबसे महत्वपूर्ण यूएस नेवी के फिफ्थ फ्लीट के क्रिटिकल सपोर्ट ऑपरेशंस को। यानी मिडिल ईस्ट के जितने भी वॉरशिप्स हैं वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। तेहरान की मिलिट्री कमांड के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ईरान ने एक सिंगल वे अटैक कामिकाजे ड्रोन्स, जिसे आराश ड्रोन्स कहा जाता है, उनका उपयोग करके बेस के सबसे क्रिटिकल नोड्स को टारगेट किया गया है। की पावर जनरेशन यूनिट्स पे हिट किया है, हाई फ्रीक्वेंसी नेविगेशन एंड रेडार ट्रैकिंग सिस्टम्स पे हिट किया है, लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसेस और इक्विपमेंट हैंगर्स पे भी हिट किया है। ईरान का दावा है कि मल्टी लेयर्ड यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे पेट्रियट और थार्ड को बाईपास करके उनके ड्रोन्स ने पिन पॉइंट टारगेट्स को हिट किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि तेहरान ने वॉशिंगटन को यह साफ संदेश दिया है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी अमेरिकन बेस ईरान के प्रिसाइज स्ट्राइक जोन से बाहर नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका कहीं भी छुप जाए, वहां पर ईरान की मिसाइल पहुंच जाएगी। आखिर आराश ड्रोन में ऐसा क्या खास है जिसने वेस्टर्न मिलिट्री प्लानर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है? वेस्टर्न मिलिट्री एनालिस्ट हमेशा से स्टील्थ फाइटर्स और बिलियन डॉलर के डिफेंस नेटवर्क्स की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कम लागत में ज्यादा तबाही मचाने की स्ट्रैटेजी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। वहां हजारों करोड़ों के हथियार तो हैं यूएस के पास, लेकिन ईरान के पास है प्रिसिजन और समझदारी। आराश 2 ईरान का लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लो रेडार क्रॉस सेक्शन और लो ऑल्टीट्यूड टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी। लो ऑल्टीट्यूड समझ रहे हैं? जमीन से ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता ये ड्रोन। जमीन से सटा हुआ ये ड्रोन कब आपके देश में घुस के तबाही मचा दे आपको पता भी नहीं लगता। अब भैया, एक अमेरिकन पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत मिलाकर 3 से 5 मिलियन तक होती है। यानी अमेरिका को एक ड्रोन को अगर मार गिराना है तो $5 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं, जबकि एक आराश ड्रोन की लागत सिर्फ $20,000 से $50,000 के बीच आती है। यानी एक ही झटके में ये जंग यूएस को 100 गुना ज्यादा महंगी पड़ती है। जी हाँ, $50,000 का ड्रोन गया, उसको मार गिराने के लिए 5 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल लग गया। तो देख रहे हैं दर्शकों कि कैसे अमेरिका की जेब खाली होती जा रही है और ईरान के ये सस्ते ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। अब जब ईरान स्वॉर्म अटैक्स लॉन्च करता है तो यूएस मिसाइल डिफेंस बैटरी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। वो उससे ज्यादा एक समय पर मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती और यहीं ईरान अपना खेल खेलता है। सस्ते ड्रोन भेज दिए, सारी मिसाइल्स उनको मिटाने में लग गई, इतने में वो छोड़ देते हैं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, सबसे खूंखार मिसाइल्स, और वो जाके बहरीन में तबाही मचा के आई। मॉडर्न सैटेलाइट नेविगेशन और ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस से लेस आराश ड्रोन्स सीधा रडार डोम्स और पावर जनरेटर्स के एग्जॉस्ट वेंट्स तक एक्यूरेटली पहुंच जाते हैं और हिट कर देते हैं। ये ड्रोन्स एनिमी के रेडार सिग्नल्स को ट्रेस करके सीधे उनके एमिटर पॉइंट्स पर जाकर फटते हैं, जिससे डिफेंस नेटवर्क कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है।
ईरान ने यह दिखा दिया है कि बिना हजारों करोड़ डॉलर खर्च किए भी एक सॉवरेन नेशन किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के दांत खट्टे कर सकता है। अब बहरीन पे ही हमला क्यों हुआ? बहरीन सिर्फ एक छोटा सा गल्फ आइलैंड नहीं है, ये यूएस जियोपॉलिटिक्स का नर्व सेंटर है। यहाँ यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मेंडेब और रेड सी के पूरे मैरिटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यहीं से नजर बनाए हुए है। अगर बहरीन में शेख ईसा एयरबेस या उनके नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ स्ट्राइक होता है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ जाएगा। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और ईरान ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। अगर यूएस, उसके और रीजनल एलाइज ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी, मिलिट्री कमांडर्स या सॉवरेनिटी को थ्रेट करेंगे तो गल्फ में कोई भी वेस्टर्न मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेफ नहीं रहेगी। तेहरान का कहना है कि ये स्ट्राइक्स रीसेंट यूएस एयर ऑपरेशंस और इलीगल मिलिट्री प्रोवोकेशंस के जवाब में एक लेजिटिमेट रिप्राइजल अटैक है। वॉशिंगटन हमेशा ये क्लेम करता आया है कि वो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी ला रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस बेसिस की मौजूदगी ने ही इस रीजन को एक न्यूक्लियर पाउडर केक बनाया हुआ है। अगर यहाँ यूएस नेवी नहीं आती, यूएस नहीं आता तो मिडिल ईस्ट का माहौल इतना खराब नहीं होता। ईरान बस अपने नेशनल इंटरेस्ट और डेटरेंस पावर को मेंटेन कर रहा है। ईरान तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो वो सब कुछ झोंक देगा। अब भैया सवाल उठता है कि पेंटागन इसका क्या जवाब देगा? वॉशिंगटन के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं और दोनों ही ऑप्शंस यूएस के लिए बेहद रिस्की हैं। ऑप्शन 1, यूएस ईरान के मेनलैंड पर मैसिव बॉम्बिंग स्ट्राइक करे, लेकिन क्या वॉशिंगटन एक ऐसी जंग मोल ले सकता है जब यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अनस्टेबल है और यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी डेट प्रेशर में है? ईरान के पास हजारों अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं और एडवांस्ड एयर डिफेंसेस नेटवर्क भी हैं। तो भैया ये पासा उल्टा पड़ सकता है। एक फुल स्केल वॉर में यूएस ट्रूप्स मारे जाएंगे और गल्फ में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा, क्योंकि फिर ईरान सीधे तौर पे हमले करेगा। लेकिन यूएस स्टेडीली अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकता है, पर इसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। जी हाँ दर्शकों, यूएस और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन दर्शकों, ईरान के पास अभी भी सैकड़ों मिसाइल बचे हुए हैं। ईरान अभी भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर लगातार हमले करके यूएस को बैकफुट पे धकेल रहा है और बहुत जल्द यूएस के सब्र का बांध टूट सकता है या फिर खुद यूएस टूट सकता है। क्या दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट एक फुल ब्लोन वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुकी है? क्या ईरान ने यूएस मिलिट्री के एयर एस्कॉर्ट के बावजूद 2 मैसिव ऑयल टैंकर्स को स्ट्राइक करके रोक दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसिडेंट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां से वापस आना नामुमकिन है? दर्शकों, आज हम ग्लोबल एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लाए हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो समुद्री रास्ता जिसे दुनिया की एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है। 31 जुलाई की सुबह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने ग्लोबल मार्केट्स और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में हलचल मचा दी है। आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 ऑयल टैंकर्स पर निशाना साधा है और उन्हें वहीं रोक दिया। उनका कहना है कि ये टैंकर्स एक अनअनाउंस्ड, अनसेफ और इलीगल रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात कि ईरान के मुताबिक ये सब यूएस मिलिट्री के एयर एस्कॉर्ट के नीचे हो रहा था। ईरान का कहना है कि उनकी नेवी ने इन वेसल्स को बार बार वार्निंग्स दी थी। जब वार्निंग को इग्नोर किया गया तब इन पर डायरेक्ट एक्शन लिया गया। आईआरजीसी ने यह भी क्लेम किया है कि इस कार्रवाई के बाद 4 और ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता बदला और पीछे हट गए। ईरानियन स्टेट मीडिया ने तो ऐसी वीडियो फुटेज भी ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी जिसमें एक टैंकर पर आग लगती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम फैक्ट्स और नैरेटिव्स के बीच का भी फर्क समझते हैं। तेहरान ने अभी तक इन टैंकर्स के नाम, इनका फ्लैग स्टेटस, ओनर कौन है या इन पर किस कंट्री का कार्गो था, इसकी कोई डिटेल्स पब्लिक नहीं की है। ना ही स्ट्राइक्स की एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन शेयर की गई। दूसरी तरफ वेस्टर्न ऑफिशियल्स, मैरिटाइम सिक्योरिटी फर्म्स जैसे एम्ब्री या यूकेएमटीओ और यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन स्पेसिफिक स्ट्राइक की अभी तक कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या कॉन्फर्मेशन तो नहीं की है। लेकिन एक बात साफ है, ईरान की इस एक खबर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खलबली मच गई है
और ऑयल मार्केट्स एक बार फिर से हिल गई हैं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जाना कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है यहाँ का टैंकर महफूज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हो क्या रहा है और ये सिचुएशन कितनी खतरनाक हो चुकी है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करना होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बेहद नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ती है। अपनी सबसे तंग पॉइंट पर यह महज 21 से 30 माइल चौड़ी है, लेकिन इस छोटे से रास्ते की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए इसी रास्ते पर डिपेंड करते हैं। पिछले कुछ महीनों से जब से मिडिल ईस्ट में टेंशंस एस्केलेट हुई हैं, ईरान ने इस वाटरवे पर अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान का स्टांस बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उनके टेरिटोरियल वाटर्स और सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए वहां से गुजरने वाला हर शिप ईरानियन मैरिटाइम डायरेक्टिव्स और क्लियरेंसेस को फॉलो करना होगा। उनका दावा है कि जब तक यूएस और उसके एलाइज ईरान पर ब्लॉकेज और मिलिट्री प्रेशर बनाए रखेंगे, तब तक वो किसी भी अनऑथराइज्ड मूवमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और सेंटकॉम का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के तहत हर कमर्शियल शिप को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हक है। यूएस ने पिछले कुछ हफ्ते में कमर्शियल शिपिंग को सिक्योरिटी देने के लिए अपने नेवल वेसल्स और एयर एसेट्स को डिप्लॉय किया है, जिसमें कमर्शियल टैंकर्स को एयर एस्कॉर्ट्स और आर्म्ड मॉनिटरिंग दी जा रही है। 31 जुलाई का ये इंसिडेंट इसी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का रिजल्ट है। आईआरजीसी ने अपने स्टेटमेंट में सीधे तौर पर सेंटकॉम को ब्लेम किया है। ईरान ने कहा कि यूएस मिलिट्री ने कमर्शियल वेसल्स को मिसलीड किया और उन्हें एक अनऑथराइज्ड कॉरिडोर से ले जाने की कोशिश की। ईरान ने ग्लोबल शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस फर्म को एक डायरेक्ट वार्निंग दी है, यूएस मिलिट्री के इंस्ट्रक्शंस पर मत चलो। जो उनकी बात मानेगा उनका वही अंजाम होगा जो इन दो टैंकर्स का हुआ। ये स्टेटमेंट एक क्लियर साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल मैसेज है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि यूएस की प्रेजेंस के बावजूद गल्फ वाटर के कंट्रोल एक्चुअल में ईरान के पास ही है, आईआरजीसी के हाथ में है। लेकिन अगर हम इस इंसिडेंट के लार्जर इंप्लीकेशन को देखें तो इसको 3 बड़े डायमेंशन हैं जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकते हैं। पहला डायमेंशन है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और शिपिंग रूट्स। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स होते हैं या वार्निंग शॉट्स फायर होते हैं तो सबसे पहली शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम स्काईरॉकेट कर जाते हैं। जब इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है तो शिपिंग कंपनीज अपने वेसल्स को वहां भेजने से मना कर देती हैं। जब टैंकर्स वेट करने लगते हैं तो सप्लाई चेन रुक जाती है। एशिया, खासतौर पर इंडिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जो पर्शियन गल्फ ऑयल पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, उनके लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में इंस्टेनियस सर्ज देखने को मिल सकती है, जिससे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा डायमेंशन है रिस्क ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन। अब तक यूएस और ईरान के बीच एक डेंजरस गेम ऑफ कैट एंड माउस चल रहा था। यूएस नेवल वेसल एस्कॉर्ट्स दे रहा था और ईरान ड्रोन्स और स्पीड बोट से पेट्रोल कर रहा था। लेकिन अगर ईरान ने सच में यूएस एयर एस्कॉर्ट के नीचे चल रहे किसी टैंकर को फिजिकली स्ट्राइक कर दिया और उसे डिसेबल कर देता है तो ये यूएस मिलिट्री के डेटरेंस पर एक सीधा सवाल है। यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन पर अब ये प्रेशर होगा कि वो रिटेलिएट करें। अगर यूएस ने ईरानियन नेवल फैसिलिटीज या आईआरजीसी बेसिस पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स की तो ये महज एक मैरिटाइम स्कर्मिश नहीं रहेगी, ये एक फुल स्केल रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरा डायमेंशन है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिसेप्शन। हम एक ऐसी जंग में जी रहे हैं जहां काइनेटिक स्ट्राइक से पहले इंफॉर्मेशन स्ट्राइक्स होती हैं। ईरान द्वारा वीडियो रिलीज करना, टैंकर्स को हिट करना, ये पूरी दुनिया को हिला देगा। इतना दावा ही काफी है ऑयल प्राइसेस को उछालने के लिए। जब तक कोई सैटेलाइट डेटा नहीं आता हम कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इस बात से एक चीज तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब कोई भी जहाज सेफ नहीं है।
आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद क्रूशल है। हम 3 चीजों पर नजर रखे हैं। एक है यूएस सेंट्रल कमांड का ऑफिशियल डिटेल्ड रिस्पॉन्स। क्या सेंटकॉम इन क्लेम्स को फैब्रिकेशंस बोलकर खारिज करेगा या वो कंफर्म करेगा कि कोई स्कर्मिश हुई है जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। दूसरा है शिपिंग ट्रैफिक का डेटा। क्या टैंकर्स ने सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर एंकर डाल दिया है और वेट कर रहे हैं जैसा कि ईरान दावा कर रहा है। और तीसरा डिप्लोमेटिक चैनल्स और ऑयल मार्केट्स का रिएक्शन। एशियन और यूरोपियन एनर्जी मार्केट्स 31 जुलाई के इस इवेंट को कैसे प्राइस इन हाइक करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का एक वॉलेटाइल प्रेशर कुकर रहा है, लेकिन जब मिसकैलकुलेशंस, मिलिट्री एस्कॉर्ट्स और लाइव फायर क्लेम्स एक साथ मिल जाएं तो एक छोटी सी गलती भी पूरे रीजन को आग में झोंक सकती है। ईरान ने अपनी तरफ से शतरंज की चाल चल दी है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वार्निंग का जवाब कैसे देती है।